हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आपने नीट 2026 का क्वेश्चन अच्छे से किया होगा। और आज हम करेंगे नीट 2026 का ही सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, जिसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से लिया है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले तो दिया हुआ है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग द x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वेरीज एज, दिया हुआ है म्यू के x इक्वल्स टू म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, where alpha are constant of appropriate dimension, so that mu k l equals to 0। mu k l की वैल्यू गिवन है या 0 है, मतलब x वैल्यू जब हम l पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द मोशन इज, देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू गिवन है, where g is acceleration due to gravity, the value of n is। तो बेसिकली देखा जाए तो जब यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है, हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ही निकालना है और फिर कंपैरिजन करके n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो वर्क डन निकालो। देखो यहाँ पे म्यू की वैल्यू वेरिएबल है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है सो क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए जब हम वर्क डन निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स। एफ का वैल्यू होता है म्यू एन इंटू डी एक्स हो जाएगा। एन की वैल्यू कितना होता है बोलो, एम जी। हॉरिजॉन्टल सरफेस में एन की वैल्यू एम जी हो जाएगा इंटू डी एक्स। म्यू की वैल्यू जो है वो गिवन है म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, तो म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स इंटू एम जी इंटू डी एक्स। ये तो डी डब्ल्यू आ गया। पूरा वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा 0 से W हो जाएगा। देखो वहाँ पे mg तो कांस्टेंट है, तो mg को बाहर निकाल के पहले रख लेते हैं। अब जैसे म्यू नॉट इंटू डी एक्स है, तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, अल्फा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, एक्स डी एक्स। 0 से l लिमिट है, 0 से l लिमिट पुट कर लेते हैं। इधर तो W हो गया, mg इंटू म्यू नॉट, x हो जाएगा डी एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस अल्फा एक्स डी एक्स है, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। क्या करते हैं, पावर 1 ऐड करते हैं, वही पावर नीचे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना बोलो, एम जी इंटू म्यू नॉट एल माइनस अल्फा एल स्क्वायर बाय 2। ध्यान से देखोगे तो अभी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन था म्यू के एल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो म्यू के एक्स है, इसमें x के यहाँ पे l पुट करो, कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू एल इक्वल्स टू म्यू नॉट माइनस अल्फा एल, म्यू नॉट माइनस अल्फा एल हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 गिवन है, तो म्यू नॉट माइनस अल्फा एल हो जाएगा, अल्फा एल इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एम जी इंटू म्यू नॉट एल, म्यू नॉट एल को एज इट इज लिख दो, माइनस अल्फा एल इंटू एल बाई 2 लिख सकते हैं। और अल्फा एल को क्या पुट कर सकते हैं, म्यू नॉट। तो ये वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, आर में कितना था, एम जी इंटू म्यू नॉट एल माइनस म्यू नॉट एल बाय 2, ये हो जाएगा। तो म्यू नॉट एल माइनस म्यू नॉट एल बाई 2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एल बाय 2। तो ये वैल्यू जो आ जाएगा एम जी इंटू म्यू नॉट एल बाई 2। और ये जो वैल्यू गिवन है किसके इक्वल होगा, एन म्यू नॉट एम जी इंटू एल। अब देखो कैंसिल कर लो, एम जी से एम जी कैंसिल कर लो, एल से एल कैंसिल कर दो, ठीक है, म्यू नॉट से म्यू नॉट भी कैंसिल कर दो, तो एन की वैल्यू आ गया 1/2। तो देखते हैं कौन ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्या गिवन है। द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इन एन आइडियल गैस ए इज हाफ दैट ऑफ अनदर आइडियल गैस बी। तो देखो मीन फ्री पाथ को यदि मैं पहले वाले को लैम्डा 1 नाम दे दूँ, तो लैम्डा 1 जो है वह क्या है, मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ, यानी 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 है, ये गिवन है। उसके बाद द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मॉलिक्यूल इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ गैस बी।
मतलब जो डायमीटर ऑफ वन जो है यानी ए का जो डायमीटर है और ट्वाइस ऑफ डायमीटर बी यानी D2, ठीक है, ये गिवन है। इफ n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ गैस A एंड B आर Na एंड Nb, तो नंबर डेंसिटी जो है एक का Na लिया है, एक का Nb लिया है, तो ये हम यही ले लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज, देखो इससे रिलेटेड पहले क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, पहले मीन फ्री पाथ का ये जानना जरूरी है। तो मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है, लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं मीन फ्री पाथ को, और इसका फॉर्मूला होता है 1/√2 n पाई d²। लैम्डा मीन फ्री पाथ के लिए होता है, n यहाँ पर नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, पाई तो कांस्टेंट ही है, d डायमीटर होता है। अब देखो जो जो बोला है उसका फॉर्मूला का यूज करो। लैम्डा 1 = हाफ लैम्डा 2 है, लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करो। लैम्डा 1 की वैल्यू हो जाएगा 1/√2 n, तो a वाले का है तो इसलिए मैं यहाँ पे Na लिख देता हूँ। पाई डायमीटर 1² लिख दिया था मैंने, पहले वाले का डायमीटर 1 लिया है हमने, इक्वल्स टू 1/2 लैम्डा 2, तो 1/2 और लैम्डा 2 की वैल्यू फिर से पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे 1/√2 Nb पाई d²। बस जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है पहले तो उसको कैंसिल कर लो, √2 पाई कैंसिल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, Na इंटू d1 का स्क्वायर, d1 की वैल्यू कितना दे रखा है 2d2, तो d1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4d2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका हमने रेसिप्रोकल किया है तो 2 इंटू Nb इंटू d2 के स्क्वायर। तो देखो d2 के स्क्वायर दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो निकालना है Na और Nb के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो मैं 4 को नीचे भेज देता हूँ, तो Na इक्वल्स टू हो जाएगा 2Nb/4, कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 1/2 Nb, तो 1/2 Nb देख लो कौन सा ऑप्शन में है, Na इक्वल्स टू 1/2 Nb, ऑप्शन नंबर 4 ही फिर दोबारा से करेक्ट है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस P एंड Q। 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ये P है और ये जो है इसका Q है। देख रहे हो 2 इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं, उसमें दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। टाइम वेरिंग करंट IT इज फ्लोइंग, दोनों से करंट पास कर रहा है, IT यानी करंट वेरिएबल है यहाँ पे। द इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B का जो रेशियो है, देखो द इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B फॉर कंडीशन P इज EP दिया हुआ है। यहाँ पे जो EMF है बिटवीन A एंड B के बीच में जो इंड्यूस्ड EMF है उसको EP लिया है, और यहाँ पे जो A और B है उसके बीच में जो इंड्यूस्ड EMF है उसको नाम दे दिया है EQ। तो रेशियो ऑफ EP/EQ निकालना है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो ये चीज़ जानना जरूरी है। अब उसके बाद देखो EMF निकालना है, तो EMF निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो फाई का तो तुम्हें पता होगा Li होता है, EMF क्या होता है -dφ/dt, मतलब माइनस फाई की वैल्यू Li है तो Li/dt, L यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा L इंटू di/dt -12। तो EMF का फॉर्मूला होता है -L इंटू di/dt। ये देखो ये चीज़ आना चाहिए था इसमें। अब इस केस में देखें A और B के बीच में जब निकालेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल इंडक्टर है, क्या है, सिंगल इंडक्टर है, और उसका जो EMF इंड्यूस्ड है वो कितना है EP है, तो EP की वैल्यू कितना होगा -L इंटू di/dt, ये हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड केस के लिए, देखा जाए तो दोनों इंडक्टर क्या है पैरेलल में लगा हुआ है, तो पैरेलल में जब होता है तो 1/L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/L प्लस 1/L, तो हो जाएगा 2/L हो जाएगा 1/L इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट हो जाएगा L/2। तो इसका जो इक्विवेलेंट EMF निकालो अब EQ का, कितना हो जाएगा
एल इक्विवेलेंट की वैल्यू है L/2 इंटू DI/dt हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखो रेशियो निकालना है, EP/EQ निकालना है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। EP की वैल्यू कितनी है, -L इंटू DI/dt अपॉन -L/2 DI/dt। तो DI/dt दोनों में L से L भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे में है, ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। फॉर साउंड वेव्स इफ द नंबर ऑफ नोट्स फॉर द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंडेड पाइप इज n एंड दैट फॉर नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप विद वन एंड क्लोज्ड, यानी सेकेंड केस में क्लोज ऑर्गन पाइप लिया है, उसका m है, द रेशियो ऑफ n/m इज। तो देखो नंबर ऑफ नोट्स निकालना है इसमें बेसिकली। तो देखो सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है ओपन ऑर्गन पाइप ये होता है, ठीक है, दोनों एंड पे क्या होता है, ओपन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले न्यू n इक्वल्स टू होता है NV/2L। अब देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, फिफ्थ हार्मोनिक, यानी यहाँ पे n की वैल्यू को 5 पुट करना है, तो न्यू 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 5V/2L। यानी यहाँ पे फिफ्थ वाला केस है, फिफ्थ हार्मोनिक चाहिए तो n की वैल्यू कितना है, 5, यानी फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन भी है। फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन के केस में क्या होगा, फर्स्ट मोड जो होता है उसमें देखो ध्यान से देखोगे तो ये होता है, नोड इसमें एक ही बनता है, यहाँ पे दोनों एंड पे क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। सेकेंड मोड में क्या हो जाएगा बोलो, सेकेंड मोड जब हम बनाएंगे इस तरीके से तो एक बॉक्स इस तरीके से फालतू बनेगा ऐसे। तो नोड कैसे बनेंगे, नोड यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड। तो ध्यान से देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले एक था, अब ये 2 हो गए। अगले वाले एक ड्रॉ करके देखते हैं, दोनों एंड पे तो एंटी नोड ही बनना है, इसमें 2 बॉक्स बनेंगे, तो ये 2 बॉक्स बना दिया इस तरीके से। अब देखो नोड को चेक करो, 1 2 3, मतलब ध्यान से देखें तो एक ही नोड बन रहा है, यानी 5वें वाले केस में जब फिफ्थ केस लेंगे नंबर ऑफ नोड भी 5 ही होगा, तो n की वैल्यू जो है यहाँ पे आ गया कितना, 5। अब आता है क्लोज ऑर्गन पाइप के केस में। क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, एक एंड जो होता है क्लोज होता है, एक एंड पे क्लोज होता है। तो उस केस में बोला है नाइन्थ हार्मोनिक चाहिए इसमें। देखो तो इसके लिए जो फॉर्मूला जो होता है न्यू n इक्वल्स टू होता है 2n - 1 V/4L। V कितना होता है, 4L। अब 9V/4L कब आएगा, 9V/4L कब आएगा, जब n की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 5 पुट कर दो, तो ये न्यू 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 5 - 1 V/4L, यानी ये हो जाएगा 9V/4L। V/4L न्यू 1 की वैल्यू होती है, तो 9 × न्यू 1, यानी नाइन्थ हार्मोनिक करने के लिए फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन करना है। क्या करना है, फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड में क्या होगा, फर्स्ट मोड में जो बनता है वो इस टाइप से बनता है। सेकेंड मोड में क्या होता है, एक बॉक्स फालतू बन जाएगा, एंड वाला तो एज इट इज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मोड में ये था, अभी एक बॉक्स फालतू बनेगा, बन गया सेकेंड मोड। अब देखो इसमें नोड कितना था, एक था, इसमें नोड कितने हैं, 1 2, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम थर्ड भी करके देख लेते हैं एक बार, तो ये एंड पे तो ऐसे रहेगा, इसमें एक बॉक्स था, इसमें 2, ये बन गया। अब नोड चेक करो, 1 2 3। तो जब हम 5वां केस लेंगे, फिफ्थ मोड करेंगे, तो इसमें भी नोड कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। m का वैल्यू भी कितना आ गया, 5। इसमें रेशियो क्या निकालना है, n/m का, n/m यानी 5/5, आंसर आ गया 1। तो 1 देखो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, इजी। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि क्या है, कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, रेडियस R, if n is the number of turns per unit length and mu naught is the permeability of the free space, the inductance of the solenoid। देखो इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, म्यू नॉट
एन स्क्वायर ए बाय एल होता है। अब देखो यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में देखें तो स्मॉल एन के टर्म में स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैं क्या करता हूँ, इसको एन से एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट एन स्क्वायर, एरिया के जगह पे पाई आर स्क्वायर लिख दो, बाय एल स्क्वायर इंटू एल। एल से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये एल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक एल रह गया। देखो एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को हम स्मॉल एन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एन जो होता है वो कैपिटल एन बाई एल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। बस, तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला सही है इसका। म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। देखो पहला ही ऑप्शन मैच हो गया है, इसलिए ये ऑप्शन जो है इसका सही है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, कंसीडर पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हुज पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय एस टी इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू गिवन है। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। देखो एवरेज स्पीड लिखा हुआ है यहाँ पे कि एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं इसका वेलोसिटी जीरो तो नहीं हुआ है। यदि वेलोसिटी जीरो हुआ है तो पहले वो पॉइंट को निकालना ज़रूरी है। एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है तब उसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए तब हम क्या करते, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर लेते, अपॉन टाइम को माइनस कर देते तो एवरेज वेलोसिटी आ जाता। लेकिन यहाँ पे जो निकालने के लिए बोला है एवरेज स्पीड बोला है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और डिस्टेंस निकालने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि कहीं इसका वेलोसिटी जीरो तो नहीं हुआ है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो जो एस की वैल्यू है, यहाँ पे अल्फा टी स्क्वायर है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 ही हो गया, तो टी स्क्वायर हो गया। माइनस बीटा टी, बीटा की वैल्यू 6 है तो 60 हो जाएगा, और प्लस गामा, गामा की वैल्यू +5। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है ds बाई डी टी होता है। तो ds बाई डी टी है तो क्या करेंगे बोलो, 2t माइनस 6। अब देखो वेलोसिटी को यदि हम जीरो कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2t माइनस 6 इक्वल्स टू 0, t की वैल्यू 3 सेकेंड, यानी वेलोसिटी जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है, अब देखो वेलोसिटी जीरो आ रहा है तो इसमें फिर एरर आ सकता था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो हम वेलोसिटी का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ईजी क्या रहेगा, वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करना। वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करो, v की वैल्यू कितना आ रहा है, 2t माइनस 6 आ रहा है। v और t का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, 2t माइनस 6। एक बार t को क्या करो, जीरो कर दो, तो v की वैल्यू आ गया कितना, -6। तो v की वैल्यू आ गया यहाँ पे -6। एक बार क्या करो, v को जीरो कर दो, v को जीरो करोगे तो 2t से माइनस 6 इक्वल्स टू 0, t की वैल्यू 3, यानी ये 3 पे कट करेगा। इसको ग्राफ को ऐसे प्लॉट करो। अब देखो हमें फाइनली कहाँ तक का निकालना है, 6 सेकेंड तक। तो 6 सेकेंड पे देख लेते वेलोसिटी कितना आएगा। टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड पुट करो, तो 6 2 जा 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 कितना होता है, 6। यानी जब टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड है उस समय में जिसकी वेलोसिटी है वो भी 6 मीटर पर सेकेंड है। अब हमें निकालना है, देखो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो क्या करेंगे, इन ग्राफ का हम 0 से 6 सेकेंड के बीच में एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इसका एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 0 से 3 के लिए 3 ले लेंगे। हाइट यहाँ पे देखो वैसे तो -6 है, लेकिन जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या कर लेते हैं, निगेटिव एरिया को भी हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी +6 ही ले लो। प्लस इसका एरिया निकालो, 3 से 6 जा रहा है तो 3 हो जाएगा। हाइट कितना है, फिर से 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये हो गया 9 + 9 यानी 18 मीटर। डिस्टेंस हो गया 18 मीटर। हमें एवरेज स्पीड निकालना है,
टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, डिस्टेंस हो गया 18 मीटर और टाइम कितना लगा 0 से 6 यानी 6 माइनस 0 यानी 6, कैंसिल कर लो तो 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है ये देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, यूरेनियम 238 गिव्स थोरियम 234 प्लस 4 हीलियम 4, ये मास नंबर है इसका 4, ठीक है। टेक मास ऑफ यूरेनियम, थोरियम, हीलियम सबका मास दिया हुआ है। द क्यू वैल्यू फॉर द रिएक्शन इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे ये देखना जरूरी है। अब देखो क्यू वैल्यू निकालना है। क्यू वैल्यू का मतलब होता है कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज होता है। ये हम कैसे निकालते हैं, ये जो रिएक्शन गिवन है मतलब हमें क्या करना होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू 931.5। तो मास ऑफ रिएक्टेंट यानी यूरेनियम का मास, यूरेनियम का मास देखो कितना है 234.050 माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट यानी थोरियम और हीलियम का देखेंगे। थोरियम का मास है 234.043 प्लस हीलियम का मास है 4.003। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डेल्टा एम की वैल्यू निकल जाएगा एक तरह से, इंटू 931.5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 931.5। तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने वाला है क्यू वैल्यू। तो यहाँ पे 238 था, यूरेनियम का मास कितना था 238, तो 238.050 माइनस इन दोनों को प्लस करो, देखो 3 यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 6 4 0 और ये हो जाएगा 238 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 माइनस 4 0 0, ये तो 0 ही हो गया, इंटू 931.5। देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर आ, लेकिन आंसर किस में चाहिए मुझे, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा को किलो में बदलने के लिए 10⁻³ केवल एक्स्ट्रा लगा दो, क्योंकि मेगा होता है 10⁻⁶, किलो होता है 10⁻3। तो किलो में ले जाने के लिए 10⁻3 से कर दो, तो ये हो जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, तो जो आंसर आएगा वो पहला ही आंसर आएगा 3726। 3726। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं इसमें क्या है। अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस सच दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड इफ द पावर ऑफ द लाइट सोर्स स्टार्ट्स टू डिक्रीज लीनियरली विद टाइम t, ये दिया हुआ है। देन द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे पहले देखो होता क्या है, इंटेंसिटी जानना जरूरी है। इंटेंसिटी जो होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो जाता है बोलो, पावर। तो पावर बाय एरिया, ये होता है हमारा इंटेंसिटी। अब इसने क्या बोला, पावर डिक्रीज कर रहा है। पावर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है लिनियरली विथ टाइम। इसका मतलब कि ये हुआ कि इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंटेंसिटी के ऊपर कौन डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी कम करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो कि पावर डिक्रीज कर रहा है तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर रहा है। इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखो इसमें भी डिक्रीज कर रहा है, इसमें भी डिक्रीज कर रहा है। तो दो ग्राफ तो वैसे ही हट गए, तो बस गया ये और ये, इन दोनों में से मुझे सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद आते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अब देखो इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी
चेंज हो जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो के मैक्स इक्वल्स टू क्या होता है एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, और के मैक्स जो होता है हमारा ई वी नॉट भी होता है। अब यदि फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो के मैक्स चेंज होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटेंसिटी में चेंज किया, फ्रीक्वेंसी में तो चेंज ही नहीं हुआ। तो जब फ्रीक्वेंसी में चेंज ही नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी चेंज नहीं होगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। यानी यहाँ पे देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा था, इसमें कांस्टेंट है, यानी जो ऑप्शन 1 है वो हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं इसमें क्या है, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर PQS ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, यानी हर एक का जो कैपेसिटेंस गिवन है वो कितना है C है, आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V एज शोन इन फिगर इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर P यहाँ पे है, एंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम आर UP एंड U, देन द रेशियो ऑफ UP अपॉन UT निकालना है, यानी P का एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी निकालना है। देखो अब यहाँ पे V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पहले मान लो इसका निकालना है तो पहले हम क्या करते हैं इसका चार्ज निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिला के पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो C और C है, दोनों क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1/CS का फॉर्मूला लगाओ, 1/C प्लस 1/C, तो 2/C हो जाएगा, तो CS के वैल्यू C/2। ठीक है, अब Q निकाल लो, तो हो जाएगा CS इंटू V, CS की वैल्यू है C/2 इंटू V, निकल गया। इतना ही चार्ज P के ऊपर भी होगा, उतना ही चार्ज Q के ऊपर भी होगा, लेकिन मुझे P का एनर्जी निकालना है। तो P का एनर्जी निकालना है कैसे करेंगे, Q²/2 हमने पता कर लिया था, तो यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, Q²/2C, Q² इसका स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा C² V²/4, C² V²/4 हो जाएगा। नीचे में कितना लिखा हुआ है 2C, तो 2C लिख देते हैं, यहाँ से C से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा CV²/8, 4 2 जा कितना होता है 8, तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब उसके बाद आते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। अब देखो इन दोनों का सॉल्व करके कितना आया C/2, और ये क्या है C जो कि इसके साथ पैरेलल में है, यानी C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा C/2 प्लस C, यानी 3C/2। अब हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी तो हाफ CV² यूज कर लेते हैं, क्योंकि तो पूरे को पोटेंशियल डिफरेंस तो V मिल रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा हाफ C इक्विवेलेंट जो कि 3C/2 है इंटू V², तो ये आ जाएगा कितना बोलो 3CV²/4। अब उसके बाद आते हैं UP/UT, UP/UT का वैल्यू फाइंड करना है, कितना हो जाएगा बोलो CV²/8 अपॉन 3CV²/4, तो 4 रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाएगा अपॉन में 3CV²। अब देखो CV² से CV² कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी हो जाएगा 1/6। तो देखो 1/6 कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है इस तरीके से दिया हुआ है, वाटर फ्लोज इन ए स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर। The pressure difference of water between P and Q is 15 Newton per meter square. Area of cross section at P and Q are 40 centimeter square and 20 centimeter square. The rate of flow of water through the pipe in centimeter cube per second is. सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में जो है हमें क्या करना है, निकालना है कि कितना जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है। वैसे तो देखा जाए तो रेट का ये डायरेक्ट फार्मूला है, पॉइजोली फार्मूला आपने वेंचुरी मीटर आपने पढ़ा होगा, उसमें हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का यूज करते हैं, है ना, तो वहाँ पे उस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। वैसे मान लो जैसे को ये कंसेप्ट यदि याद नहीं भी है तो भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
बर्नौलीज का एप्लीकेशन है तो बर्नौलीज इक्वेशन लगा के भी हम आसानी से कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट जैसे हमने लिया है, यहाँ का मान लिया क्रॉस सेक्शन A1 है, वेलोसिटी V1 है, प्रेशर P1 है, A2 V2। अब हम क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। रो GH सेम क्योंकि ग्राउंड हाइट होगा दोनों पॉइंट का वो सेम होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक तरह से, तो रो GH कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे तो उधर भेजेंगे तो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1। ये हो जाएगा कितना, हाफ रो, चाहो तो V1 स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे P1 P2 की वैल्यू मालूम है। और देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या जानते हैं, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 होता है। यहाँ पे V2 बाई V1 चाहिए तो हो जाएगा A1 बाई A2 इक्वल्स टू V2 बाई V1। यहाँ पे हम वैल्यू कर सकते हैं हाफ रो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इंटू हो जाएगा A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा P1 माइनस P2। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो पहले हम SI यूनिट में ही सॉल्व करने वाले हैं। हाफ रो कितनी है बोलो, 1000 है, इंटू V1 स्क्वायर पता करना है, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। A1 की वैल्यू कितनी है 40, A2 की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, A1 स्क्वायर है तो 40 स्क्वायर यानी 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20 माइनस 1। ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे सीजीएस में वैल्यू पुट कर दिया है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रेशियो में है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे P1 माइनस P2 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो V1 निकालना है तो पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 500 हो जाएगा, ठीक है। P1 माइनस P2 की भी वैल्यू पुट कर ही देते हैं, कितना है 15 है, तो 15 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 500 इंटू V1 स्क्वायर इंटू यहाँ पे देखो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20, 40 को 20 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा हमारे पास 3। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, V1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 500 इक्वल्स टू V1 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 5 जा 15, 5 से कैंसिल कर लो 100 आ जाएगा। V1 की वैल्यू जो आ गया हमारे पास आ गया 1/10 मीटर पर सेकेंड। CGS में चाहिए इसको तो 1/10 इंटू 100 यानी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट निकालना है, रेट हो जाएगा कितना A1 V1। एरिया की वैल्यू कितनी है 40, A1 की वैल्यू यानी 40 इंटू 10, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन। 11 में देखते हैं कि क्या गिवन है। A current I0 flows through a metallic circular loop of radius r as shown in figure. The resistance of segment ABC is half. इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है हाफ है, ठीक है। देखो यहाँ पे दो जैसे मान लो रजिस्टर एज्यूम कर सकते हैं, इधर वाला रजिस्टर को अलग एज्यूम कर सकते हैं, इधर वाले को अलग। ये दोनों एक तरह से पैरेलली कनेक्टेड है, तो पैरेलल जब कनेक्शन है तो यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, चाहे इसका वोल्टेज निकाले या इसका वोल्टेज निकालें। अब यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस जो है द रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट ABC इज हाफ दैट ऑफ ADC। इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाफ है, रेजिस्टेंस हाफ है। सुनना, मान लो जैसे इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, वोल्टेज सेम है V1 इक्वल्स टू V2 क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास I1
इंटू R1 इक्वल्स टू I2 इंटू R2। अब ये गिवन है कि इसका रेजिस्टेंस हाफ है, यानी जो R1 है वह I1 इंटू R1 जो है वो R2 का हाफ है, यानी R2/2 है, इक्वल्स टू I2 इंटू R2। यहाँ से क्या कर सकते हो, R2 से कैंसिल कर सकते हो, I1 इक्वल्स टू 2I2, यानी करंट जो है वह इसका क्या है, डबल है। टोटल करंट कितना दिया है, I0 दिया है, यानी I1 प्लस I2 कितना है हमारे पास, बोलो I0। यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी है, 2I2 प्लस I2 इक्वल्स टू I0, तो ये जगह 3I2 इक्वल्स टू I0, I2 इक्वल्स टू I0/3, तो I1 कितना हो जाएगा, 2I0/3। तो I1 और I2 हमने क्या कर लिया, पता कर लिया। अब हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड। देखो करंट इसमें कैसे है, इस तरीके से, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। इसमें देखो, इसमें करंट ऐसे आएगा यानी क्लॉकवाइज, तो अंदर की तरफ होगा, है ना। तो करंट जो है दोनों में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा किसका होगा, जिसका करंट ज़्यादा होगा। करंट जो I1 था वो ज़्यादा था, तो मैग्नेटिक फील्ड भी I1 का ज़्यादा है। तो यानी यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो B1 माइनस B2 हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होगा, ये देखो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल बना रहा है, तो सेमी सर्कल का जो फार्मूला होता है कितना होता है, μ0I/4R, क्योंकि पूरे सर्कल का होता है μ0I/2R होता है। तो यहाँ पे जो I1 की वैल्यू है 2I0/3, 2I0/3, तो μ0I/2R 4R होता है फॉर्मूला, तो 4 इंटू R माइनस B2, ये यहाँ भी लगेगा फॉर्मूला μ0I/4R, तो μ0I की जगह पे आ जाएगा I0/3 इंटू 4R। अब यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो, तो 12R एलसीएम हो जाएगा, तो दोनों में ही 12R है नीचे, तो ये यहाँ पे जगह 2 μ0I0 माइनस μ0I0, ये हो जाएगा μ0I0/12। तो μ0I0/12R देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 में जो है वह सही है। यदि इसमें पूछता कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन किधर होता, यहाँ पे देखो करंट ऐसे की तरफ घूम रहा है, करंट के डायरेक्शन में यदि फिंगर घुमा दो तो थंब जो है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता देगा। तो बाहर की तरफ है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है। इन द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, स्फेरिकल बॉल ऑफ सेम रेडियस बट हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। स्फेरिकल जो बॉल लिया गया उसका डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विद द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल्स टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो ग्राफ बेसिकली हमें टर्मिनल वेलोसिटी और सिग्मा बाय रो का ग्राफ हमें सब में शो करना है, बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। देखो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला हम जानते हैं, क्या फार्मूला होता है, 2/9 ईटा R² G इंटू सिग्मा माइनस रो। हमें ये बात पता है कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द बॉडी को चेंज किया गया है, यानी सिग्मा हमारा जो है सो वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो से पहले डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन में सिग्मा बाय रो भी लाना है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, रो को कॉमन ले लेंगे, तो जैसे 2/9 ईटा R² G इंटू रो, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय रो माइनस 1, ये आ गया। तो हम चाहें तो यहाँ पे ये सारे टर्म जो भी आपको दिख रहे हैं वो सब एक तरह से कांस्टेंट है, यानी हमारा एक तरह से इक्वेशन हो गया C इंटू सिग्मा बाय रो माइनस 1। अब इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या करना है, एक जो हमारा जो y एक्सिस पे है
वो v है, x एक्सिस पे जो है सिग्मा बाय रो है। एक बार क्या करेंगे, सिग्मा बाय रो को 0 कर दो। हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते थे, एक वेरिएबल को 0 करते थे, एक बार x को 0 करते थे, एक बार y को 0 करते थे। तो यहाँ पे सिग्मा बाय रो को जब 0 करते हैं तो v की वैल्यू आ रहा है -c। y इंटरसेप्ट यानी निगेटिव होना चाहिए, तो y इंटरसेप्ट देखा जाए तो इसमें भी निगेटिव चला जाएगा। यहाँ से डॉटेड लाइन से पीछे बनाएंगे तो ये तो ओरिजिन पे ही चला गया, तो ये नहीं होगा, ये हो सकता है थोड़ा बहुत। एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। एक बार v को 0 कर दो, v को 0 करो, v को 0 करोगे तो सिग्मा बाय रो की जो वैल्यू आ रहा है 1 आ जाएगा। तो अब सिग्मा बाय रो की वैल्यू 1 आना चाहिए, तो देखते हैं इसमें भी सिग्मा बाय रो की वैल्यू 1 है, इसमें तो ऊपर है क्योंकि सिग्मा बाय रो को इस केस में देखो v को हमने कितना लिया है, 0 लिया हुआ है, v को 0 लिया है तब सिग्मा बाय रो की वैल्यू 1 है। तो v 0 होने पे सिग्मा बाय रो की वैल्यू 1 इसी में आ रहा है, इस वाले केस में। कहोगे इसमें कैसे, देखो इसमें v 0 नहीं है, v 0 नहीं है, यहाँ पे जब v 0 चाहिए तब सिग्मा बाय रो, यहाँ पे देखो v 0 है कि नहीं इस लाइन पे, सिग्मा बाय रो की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी ये ग्राफ जो है आपका सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में देखते हैं कि क्या है। टू प्लैनेट्स P1 एंड P2 विद इक्वल मासेज हैविंग रेडियस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, वेयर R2 इक्वल्स टू R1/2। देखो मास इसने बोला सेम है, यानी जो M1 है और M2 है वो सेम है, दोनों प्लैनेट का मास सेम है, रेडियस दे रखा है, R2 जो है R1/2 है, और इसके वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। देखो इसके वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, इसके वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है gm/r। तो ये फार्मूला लगाओ, 2g इंटू m1 m2 सेम है तो इसको m लेट कर लो, 2gm बाय r1, चलो r1 को r1 ही लिख देते हैं, या r1 को लिख सकते हैं 2r2, तो चलो 2r2 लिख देते हैं, यहाँ पे आसान रहेगा। v2 कितना हो जाएगा बोलो, v2 की वैल्यू हो जाएगा 2gm बाय r2, ठीक है, v1 और v2 निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, v2 बाई v1, v2 बाई v1, तो दोनों रूट में ही है। चलो 2gm बाय r2 इंटू ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2r2 बाई 2gm, 2gm से 2gm तो काट ही दो, r2 से r2 भी काट दो, कितना आ गया √2। तो देखो √2 कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन अ सोलर सिस्टम द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट ट्रेसिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू। देखो हमें केपलर्स थर्ड लॉ यानी लॉ ऑफ पीरियड से हमें क्या पता है बोलो, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, r जहाँ पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R लिया तो कैपिटल R लेट कर लो। टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R³ होता है, तो t चाहिए तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, r का पावर में 3/2, यहाँ 2 है उधर जाएगा तो 1/2 कर हो करके जाएगा, तो r का पावर 3/2। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Two infinitely long parallel conducting wire A and B carrying currents I and 2I respectively in the same direction। दो वायर है जिसपे करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। The wire A has uniform mass per unit length, यानी मास बाय लेंथ का वैल्यू जो दे रखा है वो लैम्डा है, लाइज ऑन द इंसुलेटेड फ्लोर। वायर A जो है सो फ्लोर पे लाई कर रहा है, ये वायर A है, और वायर B जो है सो ऊपर है, ठीक है। वायर A इज यूनिफॉर्म और इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा दे रखा है इसका, जो कि फ्लोर पर लाई कर रहा है। इसमें जो करंट है वायर A में जा रहा है करंट I, इसमें करंट I है, इसमें करंट जो है 2I है, दोनों में करंट का डायरेक्शन जो है सेम है, ये सब दिया हुआ है। द वायर B इज केप्ड फिक्स्ड, ये वाला वायर जो है फिक्स्ड है, ये न मतलब ये हिल नहीं सकता, ठीक है। जो वायर B जो है वो फिक्स रखा गया है। हाइट h है, ये ग्राउंड पे है, इनके बीच में ये ऊपर वाली वायर जो है हाइट h पे है। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ h की वैल्यू निकालनी है,
so that wire A does not rise from the फ्लोर। ये ऊपर नहीं उठना चाहिए, है ना। देखो ये सबसे पहली बात, करंट सेम डायरेक्शन में है। करंट जब सेम डायरेक्शन में होता है तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इसका मतलब ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और mg जो काम कर रहा है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। ये ऊपर उठने से रोकना है, यानी F की जो वैल्यू होनी चाहिए वो mg के इक्वल होना चाहिए। अब फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर इंटू एल, एल ऊपर में, तो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। तो चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, म्यू नॉट I1 I2, किसी को I1 मान लो, किसी को I2 मान लो, इंटू L बाय 2 पाई आर। मान लो इसके L लेंथ पे फोर्स निकाल रहे हो तो वो वाला लेंथ है, मान लो इसके L लेंथ पे फोर्स निकाल रहे हो तो L ये है, अपॉन में 2 पाई आर। आर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है h, इक्वल्स टू mg। इसका mg लेंगे, मास क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। क्योंकि कैसे, लैम्डा क्या होता है, मास बाय लेंथ, तो मास निकालना है तो लैम्डा इंटू एल, तो मास इंटू जी, वेट क्या होता है mg, तो मास हो गया इंटू एल इंटू जी कर दिया। अब देखो एल से एल तो यहीं पे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है। मुझे निकालना है क्या है, मुझे निकालना है h को उधर भेज देते, बाकी को इधर ले आते हैं। तो देखो म्यू नॉट आर स्क्वायर बाय पाई लैम्डा जी इक्वल्स टू एच। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय पाई लैम्डा जी। देखो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना।